आज हम लोग यहाँ पर मार्च 2025 के सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया गया ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट है जिसे हम स्टडी करेंगे। यहाँ 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 1 जनवरी को जो है वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी के दिन जो है वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि विश्व ब्रेल दिवस जो है ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, क्योंकि लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी को हुआ था और लुईस ब्रेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि वही लिपि है जिसमें डॉट डॉट करके आप कई जगह पर देखे होंगे, जहाँ पर जो व्यक्ति ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, उसके लिए यह एक लैंग्वेज है जिसे देख करके, जिसे वो हाथ से टच करके उसे वह पढ़ सकते हैं। तो उसके ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुईस ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन के उपलक्ष्य में कह सकते हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? डीआरडीओ का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। यह जो दिन है यह उन बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो युद्ध में अनाथ हुए थे। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी युद्ध होते हैं बहुत सारे बच्चे उसमें अनाथ होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली आप देख रहे होंगे यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है और वह पिछले 3 सालों से लगभग चल ही रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग उसमें अनाथ हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध, ये भी आप देख रहे हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, ये युद्ध भी चल रहे हैं। मतलब इन तरह के युद्ध में जो बच्चे अनाथ होते हैं उसको याद करने के लिए कह सकते हैं, उसके प्रति सहानुभूति और ऐसा घटनाएं न हो, इसके लिए जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 2025 में यूएनएससी के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश बने हैं? 5 देश अस्थायी सदस्य बने हैं। 1 जनवरी 2025 से लेकर के वो कार्य करेंगे 31 दिसंबर 2026 तक। जैसे कि आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 सदस्य होते हैं। उन 15 सदस्य में से 5 अस्थायी, जिसके पास वीटो पावर होता है, 10 अस्थायी होते हैं, प्रत्येक 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अभी जो 1 जनवरी 2025 से जो कार्यभार संभाले हैं वो कौन कौन से देश हैं? वह देश हैं आपको डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ये 5 देश 1 जनवरी 2025 से यूएनएससी के अस्थायी सदस्य नियुक्त किए गए हैं और यह 31 दिसंबर 2026 तक इस कह सकते हैं इस स्थान पर बने रहेंगे, इसके सदस्य बने रहेंगे। हाल ही में सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय ने घोषित किया है? हाल ही में सुधारों का वर्ष जो है यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया और वह 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। याद रखिए कि किस वर्ष को, तो 2025 को सुधारों का वर्ष रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस किस थीम के साथ मनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वह हमारी संस्कृति हमारी पहचान थीम के अनुसार मनाया जा रहा है, थीम के साथ मनाया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024 में भारत की कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वित्त वर्ष 2024 में, जो पिछला साल का वित्त वर्ष है, जिसमें भारत के जो कॉफ़ी निर्यात है उसमें 29% की वृद्धि हुई है
और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। और मैं पिछले कई वीडियो में इस क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूं, इसलिए आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे। भारत में ग्रामीण सड़कों का निर्माण 2014 से अब तक कितने लाख किलोमीटर हुआ है? यह हुआ 3.74 लाख है, याद रखिए 3.74 लाख किलोमीटर तक ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जा चुका है 2014 से लेकर के अब तक 2024 के लास्ट तक। आंसर होगा ऑप्शन बी 3.74 लाख किलोमीटर। महाभारत वाटिका किस राज्य में विकसित की गई है? महाभारत वाटिका जो है उत्तराखंड राज्य में विकसित की गई है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड में महाभारत वाटिका विकसित की गई है। भारत में पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया है? भारत में जो है पहला लोकपाल दिवस इसी साल 2025 में मनाया गया है। याद रखेंगे वह 16 जनवरी 2025 को पहला लोकपाल मनाया गया है। अब 16 जनवरी को प्रत्येक साल 2025 के बाद से, अब 2025 में तो पहली बार मनाया गया, अब 26-27 मतलब कह सकते हैं आगे तक प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि लोकपाल दिवस जो 16 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 जनवरी को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था। अब यह लोकपाल और लोकायुक्त दोनों ही एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक संस्था है, जिसकी कह सकते हैं जिसको याद करने के लिए 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष अब लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और यह लोकपाल आप जो कह सकते हैं कि लोकपाल अधिनियम जो पारित हुआ था, यदि एग्जाम में आपसे पूछ दे तो आप याद रखें कि वो 2013 में लोकपाल अधिनियम पारित किया गया था। एक जनवरी 2025 को किस देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? वह देश है स्विट्जरलैंड। यूरोप का एक देश है स्विट्जरलैंड, जो एक विकसित देश है। स्विट्जरलैंड ने पूरी तरह से बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है 1 जनवरी 2025 से। गुजरात में 1 जनवरी 2025 को किस नए जिले की घोषणा की गई है? गुजरात में जो नए जिले की घोषणा की गई है उसकी जिले का नाम है वाव थराद। वाव थराद नया जिला गुजरात का बन चुका है और गुजरात में अब टोटल जिला की संख्या 34 हो गई है। ठीक है, वाव थराद से पहले 33 जिला थी और वाव थराद बनने के बाद 34 जिला हो चुके हैं गुजरात में। यह 34वां जिला है गुजरात की। 26 से 30 दिसंबर 2024 तक 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया है नेपाल में। याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सके, क्योंकि 26 से 30 दिसंबर 2024 तक 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह नेपाल में मनाया गया है। दिसंबर 2024 में फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीती हैं? तो वह जीती है कोनेरू हम्पी ने। एक कोनेरू हम्पी एक शतरंज खिलाड़ी है जिन्होंने फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीती हैं और यह सेकेंड टाइम्स जीती हैं। याद रखेंगे, यह दूसरी बार जीती हैं। दिसंबर 2024 में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को किसने फतह किया? तो 7 दिसंबर 2024 में 7 महाद्वीपों की, मतलब 24 तक कह सकते हैं, दिसंबर 2024 तक, मतलब उस 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटी है उसे फतह करने वाले जो है बन गया काम्या कार्तिकेयन। यह कान्या कार्तिकेयन मुंबई की है और उन्होंने विश्व के वर्ल्ड के जो है 7 जो महाद्वीप है उनके जो सबसे ऊंची चोटी है उन पर उन्होंने फतह कर लिया है दिसंबर 2024 तक।
हाल ही में कहाँ पैंगोंग त्सो लेक के पास छत्रपति शिवाजी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो वह है लद्दाख। लद्दाख में जो पैंगोंग त्सो लेक है उसके बगल में 30 फीट ऊंची शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है। याद रखें, यदि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस ऑप्शन में महाराष्ट्र जरूर होगा, क्योंकि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। महाराष्ट्र में उसे भगवान की तरह लोग पूछते हैं, इसलिए उसका ऑप्शन में भगवान उसे महाराष्ट्र का नाम जरूर होगा, आपको कन्फ्यूज करने के लिए। और पैंगोंग त्सो लेक, याद रखिए यह भी कहाँ पर है, यह कई एग्जाम में पूछा जा चुका है पास्ट में कि यह पैंगोंग त्सो लेक किस राज्य में है, कहाँ है, तो यह लद्दाख में है। उसी के बगल में छत्रपति शिवाजी की 30 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश किस कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगा? इस कार्यक्रम का नाम है पशु विनिमय कार्यक्रम। पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश द्वारा राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को 14 बाघ भेजे जाएंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यह तो पहला क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे, ये किस कार्यक्रम का क्या नाम है जिसके थ्रू 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित किए जाएंगे? तो याद रखेंगे पशु विनिमय कार्यक्रम। दूसरा है किसके द्वारा पशु विनिमय कार्यक्रम के थ्रू राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को किसके द्वारा 14 बाघ दिए जाएंगे? तो याद रखिए मध्य प्रदेश के द्वारा। और किन राज्यों को दिए जाएंगे, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है, राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को। इस सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ एक चीज़ और आपको बता दूं कि टाइगर रिजर्व के मामले में भारत के जो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व रखने वाले राज्य हैं वह मध्य प्रदेश हैं। वर्तमान तक, अभी मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। रिसेंटली 2 टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता दिया गया है। तो अब टोटल 9 टाइगर रिजर्व के साथ मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व रखने वाले राज्य बन चुके हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वार SWAR प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वह राज्य है गुजरात। गुजरात के द्वारा स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो 29 दिसंबर 2024 को दिलीप शंकर का निधन हुआ, वह कौन थे? दिलीप शंकर एक अभिनेता थे और वह मलयालम अभिनेता थे, एक्टर थे मलयालम फिल्म की। हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने किस निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो निजी कंपनी है बोट। बोट के साथ ये समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने CAPF कर्मियों के परिवार को दी जाने वाले अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है? तो यह राज्य सरकार है हरियाणा। हरियाणा राज्य के द्वारा अब CAPF कर्मियों को 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है उसकी अनुग्रह राशि। सुशासन दिवस के अवसर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किसने शुरू की है? यह शुरू की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई है। और याद रखेंगे सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे 25 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इस साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा विकसित पंचायत कर्मयोगी योजना की शुरुआत की गई। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? वो बने हैं जसप्रीत बुमराह। हाल ही में किस देश ने
J-36 नामक छठी पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट का अनावरण किया है? तो वह देश है चीन। चीन द्वारा J-36 नाम से छठी पीढ़ी की 6 पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर जेट बनाया गया है, उसका अनावरण किया गया, उसका उद्घाटन किया गया, उसका प्रदर्शनी किया गया है। और छठी पीढ़ी के अब तक अमेरिका के द्वारा, या कह सकते हैं अब दुनिया के किसी भी देश के द्वारा, यह फाइटर प्लेन अभी तक नहीं बनाया गया है। चाइना ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया है झलझंडी क्षेत्र, सलझंडी क्षेत्र में भारत और नेपाल के द्वारा सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किया गया है। और यह क्षेत्र नेपाल में है। भारत और नेपाल के बीच प्रत्येक वर्ष सूर्य किरण युद्धाभ्यास किया जाता है। यह एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है कि सूर्य किरण अभ्यास इनमें से किन किन देशों के बीच होता है? तो यह भारत और नेपाल के बीच होता है। और यह बायलैटरल की तरह होता है, मतलब एक बार वह भारत में होगा और दूसरी बार यह नेपाल में होगा। तो पिछले साल यह भारत में हुई थी, तो इस साल वह नेपाल में हुई है और नेपाल के सलझंडी क्षेत्र में यह हुई है। यह 18वां संस्करण था। दिसंबर 2024 में ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बना है। तो वह 5वां राज्य बना है पंजाब, ठीक है। और पहला राज्य था पहला राज्य था गोवा। प्रत्येक ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला पहला राज्य गोवा था और 5वां राज्य पंजाब बन गया है। 5 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान CARI की आधारशिला रखी है? तो वह शहर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में पीएम मोदी के द्वारा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई है। छह जनवरी 2025 को किसने पंचायत से सांसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया है? यह किया है हम ओम बिरला जी के द्वारा। 6 जनवरी 2025 को पंचायत से सांसद 2.0 की शुरुआत ओम बिरला जी के द्वारा किया गया है, जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया गया है? तो यह देश भी चीन है। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, 6th जनरेशन की J-36 नाम से जो फाइटर प्लेन बनाने वाले जो पहला देश है दुनिया का, वो अभी चीन बना है। उन्होंने उनका, और दूसरी चीज़, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन, जो सबसे तेज कह सकते हैं ट्रेन की जो प्रोटोटाइप पेश किया है, बनाया है, वह देश भी चीन है। यह बुलेट ट्रेन है और इसकी स्पीड जो है 450, याद रखिए 450 किलोमीटर पर आवर रहने वाली हैं। 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली यह पहली ट्रेन होगी जिसकी प्रोटोटाइप चीन द्वारा बनाया गया है। कौन कौन से देश 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं? तो वह देश है डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। ये वो 5 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य बने हैं 1 जनवरी 2025 को, और यह 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य सुरक्षा परिषद के सदस्य रहेंगे। यह 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक के लिए यह इस पद पर बने रहेंगे, यह सदस्य बने रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 सदस्य होते हैं, 5 अस्थायी जिसके पास वीटो होते हैं और 10 अस्थायी जो हर 2 साल पर चुने जाते हैं। वित्त वर्ष 2024 में अप्रैल से लेकर के नवंबर के दौरान भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? या 29% की दर्ज की गई है वृद्धि, जो अप्रैल से लेकर के, जैसे कि आप जानते हैं 1 अप्रैल से वित्त वर्ष स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के नवंबर 2024 तक जो भारत ने कॉफ़ी का निर्यात किया है वह एक रिकॉर्ड निर्यात हुआ है, जो पिछले साल की अपेक्षा इसमें 29% की वृद्धि दर्ज किया गया है। आप कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत में कॉफ़ी का
जो उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट करता है, उस स्टेट का आप नाम कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत वाटिका विकसित की है? तो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य सरकार के जो वन विभाग है उसने महाभारत वाटिका के नाम से एक पार्क विकसित किया है। भारत में पहला लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया है? तो यह 16 जनवरी को मनाया गया है। लोकपाल दिवस भारत में पहली बार 16 जनवरी को मनाया गया है, 16 जनवरी 2025 को। अब से हर साल 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा वाव थराद को एक नया जिला घोषित किया गया है? तो राज्य है गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा वाव थराद को एक नया जिला के रूप में घोषित किया गया है। और वाव थराद को एक नया जिला बनते ही 1 जनवरी 2025 में इस साल के फर्स्ट दिन ही गुजरात में अब टोटल जिला की संख्या 34 हो गई है। इससे पहले 33 जिला थी, अब टोटल 34 जिला हो चुकी है। तो याद रखेंगे नया जिला का नाम है वाव थराद, जो बनासकांठा जो पहले से एक जिला था, जो बड़ा जिला था, उससे तोड़ करके अलग उससे वाव थराद को एक दूसरी जिला बनाया गया है। 26 से 30 नवंबर 2024 तक 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह नेपाल में मनाया गया है। और याद रखिएगा नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में मनाया गया है। दिसंबर 2024 में किसे फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीता है? मतलब भारत की कौन सी महिला है जिन्होंने विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 जीती हैं? तो उसका नाम है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी दूसरी बार यह टाइटल जीती हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन सिंपल से एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कोनेरू हम्पी इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे वह जो खिलाड़ी है वह फीडे है, मतलब शतरंज खेलती है। तो याद रखना है कि यह किस गेम में यह जीती हैं। तो फीडे जो है सो शतरंज का ऑर्गेनाइजर है, वो जिस तरह से फीफा होता है इस तरह से है फीडे। और वह महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जो है करवाता है, फीडे के द्वारा ही करवाया जाता है चैंपियनशिप, जिसे इस साल दूसरी बार कोनेरू हम्पी ने जीती है। दिसंबर 2024 में किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है? वह क्या है? काम्या कार्तिकेयन ने। काम्या कार्तिकेयन मुंबई से है और उन्होंने 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे उन्होंने फतह किया है। हाल ही में कहाँ पैंगोंगत्सो लेक के पास छत्रपति शिवाजी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो यह है लद्दाख। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो यही क्वेश्चन है कि पैंगोंगत्सो लेक के पास छत्रपति शिवाजी की जो 30 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई गई है वो किस राज्य में लगाई है? तो याद रखेंगे वो लद्दाख में लगाए हैं। और याद रखेंगे आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन महाराष्ट्र जरूर होगा। जनरली लोग महाराष्ट्र में शिवाजी से जो महाराष्ट्र को जोड़ करके वहाँ टिक करेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि यह लद्दाख है, लद्दाख में बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि ये जो लेक है आपका पैंगोंग लेक वह किस राज्य में है? और इसमें आपका ऑप्शन जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको दोनों ही मिलेंगे। तो याद रखेंगे यह लद्दाख में है, न कि जम्मू कश्मीर में। पहले जब एक साथ थे तो 2019 से पहले तो जम्मू कश्मीर आंसर था, लेकिन 2019 के बाद अब उसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। कौन सा राज्य पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगा? तो राज्य है मध्य प्रदेश। और यहीं से दूसरा क्वेश्चन भी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश इनमें से किन राज्यों को पशु विनिमय के आधार पर उसका पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघ स्थानांतरित देगा? तो वह 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक है राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं? यह है जसप्रीत बुमराह। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? तो राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने
अपने राज्य का जो राज्य उत्सव है उसे रथ सप्तमी को घोषित किया है। 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह नेपाल के सलझंडी क्षेत्र में आयोजित किया गया है। यह तो करंट अफेयर्स याद रखेंगे, साथ साथ यह 18वां संस्करण है ये भी याद रखेंगे, क्योंकि नेपाल हमारे पड़ोसी देश हैं, बहुत ही मित्रवत हमारा उनके साथ है रिलेशन है, और यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे गए हैं कहा जाए तो यह आपसे पूछा जाएगा सूर्य किरण अभ्यास जो है इनमें से किन किन देशों के बीच में होता है? तो यह होता है भारत और नेपाल के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तीस दिसंबर 2024 को 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? यह जम्मू एंड कश्मीर बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2024 में ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बना है। तो राज्य है पंजाब। पंजाब ऐसा करने वाला, मतलब पाइप से, टंकी से, नल जल योजना जो आप नाम सुने हैं, पाइप के द्वारा या नल के द्वारा 100% घरों में जल आपूर्ति करने वाला 5वां राज्य जो है सो पंजाब बना है, जबकि पहला राज्य गोवा है। हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2024 में 129 बिलियन डॉलर की धनराशि के साथ धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो वह देश भारत है। 28 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मतलब यह अब हो चुका है, 14 फरवरी बीत चुकी है, तो यह उत्तराखंड में हो चुका है। मतलब 38वां सीधे हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह उत्तराखंड में हुआ है। 31 दिसंबर 2024 को किन राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा की गई है? तो यह दिल्ली में की गई हैं। दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा की गई है। 24 दिसंबर 2024 को किसे आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो पक्षी है वाइल्ड ईगल। मतलब जंगली ईगल, वाइल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। और आप यहाँ पर कमेंट्स करके बता सकते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है। 29 दिसंबर 2024 को पटना पायरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग के 11वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। दिसंबर 2024 में चंडीगढ़ को हराकर सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो केरल ने जीता है। 30 दिसंबर 2024 को निम्न पृथ्वी कक्षा में 2 अंतरिक्ष यान के बीच डॉकिंग और अनडॉकिंग का परीक्षण करने हेतु लॉन्च किए गए इसरो के मिशन का नाम बताइए। इसका नाम है स्पाइडेक्स मिशन। इस मिशन के थ्रू 2 कह सकते हैं 2 अंतरिक्ष यान को या 2 आपके सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जा करके उसे एक दूसरे से जोड़ा गया, जिसे डॉकिंग कहते हैं। पुनः उन दूसरों से एक दूसरे से अलग किया गया, उसे अनडॉकिंग कहते हैं। यह दोनों ही परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है और इस कार्यक्रम का नाम, इस मिशन का नाम रखा गया है स्पाइडेक्स मिशन। 26 से 30 दिसंबर 2024 तक किस देश ने 18वें हाथी एवं पर्यावरण महोत्सव की मेजबानी की है? तो वह देश नेपाल है, जो पिछले क्वेश्चन में भी था। यह 27 दिसंबर 2024 को मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को मानद सदस्यता प्रदान की गई है? तो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी को मेलबर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा उसे जो है मानद सदस्यता दिया गया है। मतलब उस जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है उसकी सदस्यता उसे दिया गया है, जैसे कि होता है ना मानद उपाधि देना, उस तरह से मानद सदस्यता उसे दिया गया है। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वह है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला जी को द्रौपदी मुर्मू जी मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त किए हैं। मणिपुर बहुत सुर्खियों में है, इसलिए यहाँ के राज्यपाल को आपको याद रखना होगा।
हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी डेनियल सेवलेव पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा है? तो वह रूस के टेनिस प्लेयर हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इनमें से किस पर जो यह ड्रग्स के लिए या कह सकते हैं डोपिंग के लिए डोपिंग एजेंसी के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है 2 साल के लिए, तो उस प्लेयर का नाम पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा नाम है उसका डेनियल सेवलेव। लेकिन यदि पूछा जाए डेनियल सेवलेव जो एक टेनिस खिलाड़ी है वो किस देश से है, तो याद रखेंगे यह रूस से है। और सबसे ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह की जब कोई घटनाएं होती है तो सिंपल से आपको पूछ देगा डेनियल सेवलेव इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो यह याद रखेंगे यह टेनिस के प्लेयर हैं, टेनिस खेल से संबंधित हैं। 19 से 25 दिसंबर को दोहा में आयोजित एशिया युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो वह रजत पदक जीता है। हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा किसे सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को ही श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना की शुरुआत की गई। यह किस स्थान पर स्थित है? यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। देखिए यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो यही क्वेश्चन जो आपके सामने है, दूसरी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अभय प्रभावना इनमें से क्या है? सिंपल से पूछेगा अभय प्रभावना क्या है? तो याद रखेंगे यह एक डिजिटल म्यूजियम है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में है। 27-28 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यह राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता प्रदान की है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। 26 दिसंबर 2024 को भारतीय खो खो महासंघ ने आगामी खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए सलमान खान के बाद किसे सह ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया है टाइगर श्रॉफ को। तो याद रखेंगे आगामी जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 होगा जिसके लिए सलमान खान और टाइगर श्रॉफ दोनों को ही ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सलमान खान जो है ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ सह ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है टाइगर श्रॉफ का भी नाम है। 1 जनवरी 2025 से भारत के किस शहर में भिखारी को भीख देना अपराध होगा? तो यह हमारा जो स्थान है वह है इंदौर। आप जैसे कि जानते होंगे इंदौर हमारे स्वच्छ सिटी के लिए पिछले लगातार 7 सालों से यह सबसे स्वच्छ भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाया हुआ है। उसी इंदौर में अब एक नया कारनामा किया गया है इंदौर के द्वारा कि अब इंदौर में भिखारियों को भीख देना एक अपराध माना जाएगा, क्योंकि कोशिश किया गया है एक लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा जो इंदौर में है कि इंदौर से जितने भिखारी थे उन्हें पुनः यहाँ से उठा करके उसके होम जगह जो होम डिस्ट्रिक्ट है, होम सिटी है, होम राज्य है वहाँ पहुँचा दिया गया, उसे भगा दिया गया है। फिर भी यदि कोई कहीं रह गया हो तो उसे वहाँ के लोगों से यह अपील किया गया उसे भीख ना दें। यदि कोई भीख देता है तो वह एक अपराध माना जाएगा। तो ऐसा करने वाला जो है इंदौर भारत का पहला कह सकते हैं शहर बन चुका है। 26 दिसंबर 2024 को किसे वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह है अरुणीश चावला जी। अरुणीश चावला जी जो है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के जो है नए राजस्व सचिव नियुक्त किए गए हैं। सत्ताईस दिसंबर को केंद्र सरकार ने किसे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज NABL का अध्यक्ष नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया है डॉक्टर संदीप शाह को। 26 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? तो यह टोटल 17 बच्चों को प्रदान किया है।
हाल ही में विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले SC/ST छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो वह राज्य है आपके नई दिल्ली। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के बलिदान को सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस वर्ष पहली बार मनाया गया था? यह 2022 में मनाया गया था। वीर बाल दिवस पहली बार 2022 में मनाया गया 26 दिसंबर 2022 को। तब से प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस जो है उन दो बच्चों जिसका नाम है साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के बलिदान के याद में मनाया जाता है। यह दोनों ही गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, इनके दोनों ही पुत्र थे। इन्हीं के बलिदान के याद में या कह सकते उसके सम्मान में जो है प्रत्येक वर्ष अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 26 दिसंबर 2022 से। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के अंतर्गत कौन सा बांध बनाया जाएगा? तो यह बांध का नाम है दौधन बांध। दौधन बांध बना करके जो है नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला, जिसमें दो नदी केन और बेतवा को जोड़ी जाएगी और जो कॉमन बांध है उस बांध का नाम है दौधन बांध। और ये कह सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। दौधन बांध किन दो नदियों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो याद रखिए केन और बेतवा को। और केन और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए जो परियोजना बनाया गया है तो उस बांध का क्या नाम है? तो दौधन बांध है। और साथ साथ से यह पूछा जाएगा इसका उद्घाटन कौन किया है, इसका शिलान्यास कौन किया है? तो ये आपको पूछा जाएगा नरेंद्र मोदी जी खजुराहो में इसका परियोजना का आधारशिला रखा है। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वह भारतीय रिजर्व बैंक के किस क्रम के गवर्नर थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर थे। हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी नदी केंद्रीय भूमिका में थी? यह नदी थी सिंधु नदी। जैसे कि आप जानते भी हैं हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी खुदाई हुई है, जितने भी साक्ष्य मिले हैं, वो सब के सब सिंधु नदी के ही आसपास मिले हैं। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी पूरी ही केंद्रीय भूमिका मतलब जो भी हड़प्पा सभ्यता के जितनी भी साक्ष्य हैं, जो भी स्टोरी हैं, वो सभी सिंधु नदी के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसी के किनारों पर मिले हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कलिंग युद्ध के बाद किस मौर्य सम्राट ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो वह मौर्य सम्राट थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, जो कलिंग युद्ध में जितनी ही हत्याएं हुई, जितनी जान माल की क्षति हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने युद्ध की जो मार्ग था उसे त्याग दिया। शस्त्र का मार्ग उन्होंने त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया है और बौद्ध धर्म के प्रचार दुनिया भर में किए। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ यजुर्वेद से जुड़ा है? यह है चरक संहिता। चरक संहिता जो है यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। नवपाषाण काल के दौरान औजार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्राथमिक सामग्री क्या थी? यह सामग्री थी पत्थर। दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन था? तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिए यह दोनों ही क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। यदि आपको पूछ दिया जाए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन सा, तब भी कुतुबुद्दीन ऐबक। या सीधा क्वेश्चन पूछ दे गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन था, तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे गुलाम वंश का संस्थापक इसलिए कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। और दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका जो
बनाना स्टार्ट किया गया था उसका जो नींव रखने वाले थे यह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली का कुतुब मीनार का बनाना स्टार्ट करवाया था, जबकि उसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। उन्होंने आधे करवा चुका था, उसके बाद उसका मृत्यु हो जाते हैं। मुगल काल में प्रशासन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा थी, यह भाषा थी फारसी। और यह भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मुगल काल में जो प्रशासन की व्यवस्था थी, वहाँ की जो राजकीय व्यवस्था थी, जो राजकीय लैंग्वेज थी, वह थी फारसी। कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किस शासक द्वारा कराई गई थी? मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी निर्माण की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जबकि उसका पूरा जो है उसे इल्तुतमिश ने किया है। कौन सा वंश एलोरा में अपनी रॉक कट वास्तुकला के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो वह राजवंश है राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश अपने रॉक जो पत्थर के जो काटने की जो वास्तुकला है उसके लिए फेमस है, और उसकी छवि जो है एलोरा की गुफाओं में देखे जाते हैं। भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। भारत में जो मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस अंग्रेज गवर्नर ने शुरू किया था? तो वो अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही टाइम में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन जी थे। और ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में सैकड़ों बार पूछे जा चुका है। किस तिथि से बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर से जो नेतृत्व कर रहे थे वह थे नाना साहब। महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में चंपारण में किस फसल की खेती करने वाले किसानों की समस्या के समाधान के लिए आंदोलन किए थे? तो नील की खेती से प्रभावित किसानों के लिए आंदोलन किए थे गांधी जी के द्वारा, जिसे आप 3 कठिया प्रणाली के रूप में जानते हैं। उसे ऐसे भी 3/20 लिखा जाता है, मतलब 20 कट्ठा ज़मीन में से किसानों को 3 कट्ठा ज़मीन में नील बोना अनिवार्य था, नेसेसरी था। और यह एक ऐसा व्यवस्था था जिसके थ्रू अंग्रेज किसान का शोषण करते थे, क्योंकि 3 कट्ठा ज़मीन जो 20 कट्ठा मतलब 3/20 कह सकते, 3/20 कह सकते हैं, 20 कट्ठा मतलब 3 कट्ठा पर नेसेसरी था किसान को नील की खेती करना, क्योंकि अंग्रेज इसके लिए दबाव डालते थे और अंग्रेज सस्ते दामों पर नील खरीदते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ पर जिस ज़मीन पर नील की खेती होती थी वह ज़मीन 3 साल के लिए बंजर हो जाता था, तो किसान को डबल लॉस होते थे वहाँ से। करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो वह महात्मा गांधी ने दिया था। असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में यह प्रस्ताव पास हुआ था। महात्मा गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाए गए थे उसका प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में पास हुआ था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और यह भी कई एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और आपको पता है कि आप यदि किसी फौजी से मिले होंगे या कई मूवी देखेंगे तो आपको पता होगा उसमें जय हिंद बोले जाते हैं। जिस तरह से हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हैं, इसलिए फौज में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे जय हिंद बोले जाते हैं, रिप्लाई भी जय हिंद में दिए जाते हैं। यह जो जय हिंद है वह इंडियन नेशनल आर्मी से ही लिया गया था, जिसकी शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी।
1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो वह गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और इसके बाद ही 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसकी वजह से ही आपको पता है कि हमारा संविधान भी 26 जनवरी को लागू हुआ था। इसी लाहौर अधिवेशन 1929 में यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और पहला स्वतंत्रता दिवस जो 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? तो यह अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 के द्वारा ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता छुआछूत के उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव है? तो यह अनुच्छेद 17 में है। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किस अनुच्छेद में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद नंबर 243 में पंचायती राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 19 के तहत। कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 44। कौन सा अनुच्छेद पूर्व में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, जो वर्तमान में अब निरस्त कर दिया गया है? यह है अनुच्छेद 370। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 370 के द्वारा ही जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्टेटस था, एक विशेष राज्य का दर्जा था, जिसे 2019 में हटा दिया गया, कह सकते हैं उनसे वापस ले लिया गया है। अब अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा नहीं देती हैं, उसे निरस्त कर दिया गया है। देखिए, अभी के टाइम में तो यह कह सकते हैं कि एक ओल्ड क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन बन चुका है। लेकिन जब 2019 में यह जम्मू कश्मीर से 370 को निरस्त किया गया था, हटाया गया था, उस समय आने वाले जितनी भी 2019 से लेकर 2020 तक जितनी भी एग्जाम हुए थे, लगभग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछे गए थे। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों की कर्तव्यों को रेखांकित करता है? तो यह अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A नागरिक कर्तव्य, जैसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद 66 भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह 1972 में लागू किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, और
पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। ये दोनों ही क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि आप रेलवे, एसएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस की यदि आप बुक खोलें तो आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और खास करके ये दोनों क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राज्य है मध्य प्रदेश, जिसमें कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान रखने वाले राज्य हमारे मध्य प्रदेश हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य आर्द्रभूमि की रक्षा करना है? तो वह है रामसर संधि। रामसर संधि का उद्देश्य है आर्द्रभूमि की रक्षा करना। भारत में वर्तमान में 89 रामसर स्थल हैं। उनमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, और सेकेंड जो सबसे ज़्यादा है वो उत्तर प्रदेश में है। और आपको कमेंट्स करके बताना है कि तमिलनाडु में टोटल कितने हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो सेकेंड सबसे ज़्यादा रामसर स्थल रखने वाले राज्य हैं, जिसमें 10 रामसर स्थल हैं। टोटल 89, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, रामसर स्थल है हमारे देश में प्रेजेंट वर्तमान में, और सबसे ज़्यादा जो है तमिलनाडु में है। आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि तमिलनाडु में टोटल कितने रामसर स्थल हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। मतलब क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है? तो वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ से यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक तो सेम चीज़ कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है? तो यह है काजीरंगा। दूसरा क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है? तो यह है असम में। इस दो टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? यह 1986 में पारित किया गया है। कौन सा शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 को अपनाने से जुड़ा है? तो वह है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है एजेंडा 29 को अपनाने से जुड़ा हुआ है। कौन सा अभ्यारण्य एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह गिर अभ्यारण्य है, जो गुजरात में है, और वह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह 5 जून को प्रत्येक साल मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक है। कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है? तो यह है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए बनाया गया था। यह 1997 में अपनाया गया तथा 2005 से प्रभावी है। जैसे कि आप यहाँ पर 2 क्वेश्चन जान चुके हैं। एक है आपका ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? तो याद रखेंगे यह क्योटो प्रोटोकॉल है। जबकि आप दूसरा एक चीज पढ़ चुके हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह है कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना। ये 2 काम जैसे कि आप यहाँ पर जस्ट ऊपर देखे होंगे, देखिए आपको दिखाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पर है, आपको याद रखेंगे यह चीज़ कि कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है? तो यह है क्योटो प्रोटोकॉल।
तो याद रखेंगे दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें से मुख्य रूप से क्योटो प्रोटोकॉल आपको टिक करना है। आंख बंद करके आप सभी टिक कर देंगे तो 50-50 चांस है और के प्रोटोकॉल है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा कि मुख्य रूप से यही दोनों ही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में दिए जाते हैं। अम्लीय वर्षा के मुख्य प्रदूषक कौन से हैं? तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। इन्हीं दोनों की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक ये दोनों हैं। दो 2015 में वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये थे पेरिस समझौता। देखिए अब यहाँ पर तीसरा समझौता आप पढ़ सकते हैं। जो आपको जो क्योटो प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल के साथ साथ अब यहाँ पर पेरिस समझौता की बात करते हैं। पेरिस समझौता तापमान को कम करने के लिए, जो वैश्विक तापमान है उसको कम करने के लिए जो समझौता हुआ था उसे बोलते हैं पेरिस समझौता। और याद रखें कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने या कम करने के लिए था क्योटो प्रोटोकॉल। साथ ही यदि आपसे यह पूछा जाए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल था, तो वह था क्योटो प्रोटोकॉल। समुद्री प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? यह है प्लास्टिक है। ओजोन क्षरण से वायुमंडल की कौन सी परत प्रभावित होती है? तो वह परत है समताप मंडल। कौन सा प्रदूषक स्मॉग निर्माण से सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो यह प्रदूषक है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और अन्य कार्बनिक यौगिक। कौन से समझौता का उद्देश्य इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है? तो यह है पेरिस समझौता। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि तापमान के कम करने की बात जब भी आ जाए तो यह है पेरिस समझौता। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को संबोधित करता है? यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के कहने से ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड यदि प्रोटोकॉल पूछा जाए तो यह है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। और इसी के बिहाफ पर प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत एवं विश्व का भूगोल। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वह देश है बांग्लादेश। और यदि एग्जाम में पूछा जाए सबसे छोटी सीमा कौन सा देश भारत के साथ साझा करता है, तो वह देश है अफगानिस्तान। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का हिस्सा बनती हैं? तो वह नदी है रावी। रावी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को अलग करती हैं? तो वह हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो भारत और चीन को अलग करती हैं। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गंगखर पुएनसुम जो है भूटान की सबसे ऊंची चोटी हैं। कौन सा जल डमरूमध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो है वह है पाक जल संधि। पाक जल डमरूमध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती हैं। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हकाकाबो रजी हैं। हकाकाबो रजी जो है म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हैं। कौन सी रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती हैं? तो वह रेखा है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती हैं। और रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती हैं। बांग्लादेश से भारत के किन राज्यों की सीमा लगी हुई हैं? बांग्लादेश से भारत के
5 राज्यों की सीमा लगी हुई हैं और वह राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। नेपाल से भारत के किन राज्यों की सीमा लगती हैं? नेपाल से भारत के भी 5 राज्यों की सीमा लगती हैं और वह राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्तमान में भारत की जीडीपी की गणना किस आधार पर की जाती हैं? या कह सकते हैं वर्तमान में भारत की जीडीपी की गणना के लिए जो आधार वर्ष है वह क्या है? तो वह है 2011-12। वर्तमान में जो भारत की जीडीपी की गणना की जाती है उसके लिए आधार वर्ष हैं 2011-12, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। मतलब 2015 से जो भारत की जीडीपी की गणना हो रही है उसमें आधार वर्ष 11-12 को माना जाता है। लेकिन यह क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि 2026 से यह आधार वर्ष चेंज होने वाला है। नेक्स्ट ईयर 2026 से जो आधार वर्ष भारत सरकार के द्वारा अपनाया जाएगा जीडीपी की गणना के लिए वो होगा 2022-23। याद रखेंगे 2026 से 2022-23 हमारा आधार वर्ष होगा, जबकि अभी तक जो हमारा आधार वर्ष है जीडीपी की गणना के लिए वह है 2011-12 और 11-12 की जो स्टार्टिंग हुई थी आधार वर्ष के रूप में वो हुई थी 2015 से। अब 26 से होगा 2022-23। भारतीय मुद्रा जारी करने के लिए कौन सी संस्थान जिम्मेदार है? वह जिम्मेदार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। और यहाँ पर आपको कमेंट्स करके बताना है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? सेंसेक्स में सूचीबद्ध कंपनियों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो 30 कंपनी सेंसेक्स में सूचीबद्ध है। वर्तमान संख्या जो कंपनियों की है जो सूचीबद्ध है सेंसेक्स में वो है 30। भारत की जीडीपी में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? तो वो सेवा क्षेत्र है, सर्विस क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है जिसकी योगदान जीडीपी में सबसे ज़्यादा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? यह भी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, जो नोट निर्गत भी करता है, साथ साथ विदेशी मुद्रा का भंडारण भी करता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आरबीआई के, उसको आपको कमेंट्स करना है। साथ साथ यह भी बताना है यह कैमा अध्यक्ष हैं। अभी तक आरबीआई के कितने अध्यक्ष कितने बन चुके हैं? आरबीआई के गवर्नर, अध्यक्ष बोलना सही है, और आरबीआई के गवर्नर अब तक कितने बन चुके हैं ये उसके सीरियल नंबर से, इसे भी कमेंट्स करना है। साथ ही वर्तमान आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? बैंकिंग में सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? सीआरआर का पूर्ण रूप है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब नगद आरक्षित अनुपात। कौन सा सूचकांक भारत के शेयर बाजार का बैरोमीटर माना जाता है? तो उसे सेंसेक्स को माना जाता है। सेंसेक्स को भारतीय शेयर बाजार का बैरोमीटर माना जाता है। आरबीआई गवर्नर का एक बार में अधिकतम कार्यकाल क्या है? तो वह 3 साल है। आरबीआई का गवर्नर जब कोई आदमी बनता है तो वह अपने 3 साल के कार्यकाल के लिए बनते हैं। लेकिन शक्तिकांत दास जी जो अभी हमारे कुछ दिन पहले रिटायर किए हैं आरबीआई के गवर्नर से, वो अपने 2 कार्यकाल मतलब 6 साल तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने 2 कार्यकाल पूरा कर चुका है 10 दिसंबर 2024 को, और 11 दिसंबर 2024 को हमारे नए आरबीआई के गवर्नर बने हैं। और आपको पहले ही मैं टास्क दे चुका हूं, यदि आपको याद है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, आगे मैं आपको बता दूंगा यदि आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? तो वह एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? मतलब जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद।
जैसे कि मैं आप लोगों को कमेंट्स करने के लिए बताया था कि आप मुझे बताएं कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं। तो आप लोग जिसको पता था वो कमेंट्स कर चुके हैं। यदि जिसे नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं और यह आरबीआई के 27वें गवर्नर हैं। 26वें गवर्नर थे हमारे शक्तिकांत दास जी, जिन्होंने 10 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं। अपने 2 कार्यकाल मतलब 6 साल का टर्नओवर पूरा कर चुके हैं। 10 दिसंबर को और 11 दिसंबर को जो हैं संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के 27वें गवर्नर बन चुके हैं। और मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास हो सकता है कि आप लोग 2 या 4 आरबीआई के गवर्नर के नोट देखे होंगे, आरबीआई गवर्नर के साइन किए हुए नोट देखे होंगे, बट मेरे पास अभी तक में 27 में से 17 गवर्नर के साइन किए हुए नोट है। शायद आप कह सकते हैं कि मुझे इस चीज़ का शौक़ है, हॉबी है, जिस पर मैं कलेक्ट करता हूँ इस टाइप की नोट। तो मेरे पास आपको 17 गवर्नर के साइन किए हुए नोट वर्तमान में हैं। और अभी तक संजय मल्होत्रा जी जो 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई गवर्नर बने हैं, उनके नोट अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। यदि वो आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं मेरे पास टोटल 18 गवर्नर के साइन किए हुए नोट मिल जाएंगे 27 में से। जबकि आपको पता है कि आरबीआई 1935 से ही कार्य कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अमोनिया बनाने के लिए हैबर प्रक्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हैबर विधि से जब अमोनिया बनाया जाता है तो उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। जीवन की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? यह कोशिका है, सेल है। जीवन की जो मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है वह है सेल, कोशिका। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती हैं? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती हैं। जनरली वह बच्चों में होती हैं। पानी की रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का जो केमिकल फॉर्मूला है वह H2O है। मानव शरीर में रक्त को छानने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मानव शरीर में रक्त को छानने के लिए किडनी जिम्मेदार हैं। निर्वात में प्रकाश की गति क्या है? निर्वात में प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जैसे भी हो याद रखिए आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हैं। और याद रखिए कि इस टाइप से आपको कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन करने के लिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या यहीं पर मीटर की जगह 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड लिख देंगे। तो याद रखें कि इसको मीटर और किलोमीटर में आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन जनरली इस टाइप से जब ऑप्शन देते हैं तो मीटर और के जगह पर मीटर और किलोमीटर दोनों ही लिखा जाता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। यदि इस टाइप से है तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ है तो मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। यदि यहाँ पर किलोमीटर है तो यह 8 के जगह पर आपको 8 के जगह पर आपको हो जाएगा कितना मीटर किलो, लगभग 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है। किस तत्व को रसायनों का राजा कहा जाता है? यह सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा कहा जाता है। पौधा का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती जिम्मेदार है। कौन सा वायरस एड्स का कारक बनता है, एड्स का कारण बनता है? तो वह वायरस है HIV। HIV के द्वारा ही एड्स फैलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कृषि, एग्रीकल्चर। कौन सी फसल भारत के गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती हैं? यह फसल है जूट। जूट को भारत का गोल्डन फाइबर कहा जाता है।
रबी मौसम में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी हैं? यह है गेहूँ। रबी फसल जो कह सकते हैं, मुख्य रबी फसल गेहूँ है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, मुख्य रबी फसल कौन सा है? तो याद रखिए वो रबी है, गेहूँ है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो राज्य पश्चिम बंगाल है। चावल का उत्पादन करने वाले जो सबसे बड़ा राज्य, जो सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है, वो राज्य पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। कौन सी बीमारी गेहूं की फसलों को प्रभावित करती है जिससे जंग जैसे धब्बे बनते हैं? यह रतुआ बीमारी। कपास की फसलों को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कीट कौन सा है? यह है वॉलवर्म। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से चावल में खैरा रोग होता है? तो है जिंक। जिंक की कमी से चावल में खैरा रोग होता है। कौन सी फसल फफूंद रोग लेट ब्लाइट से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वह फसल है आलू। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख तिलहन फसल कौन सी हैं? तो है मूंगफली। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ये असम है। और ये पता नहीं कितने एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? तो याद रखिए यह है असम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है खेलकूद, गेम। कौन सा देश विंबलडन टूर्नामेंट की मेजबानी करता है? तो विंबलडन टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड करता है, और ख़ास करके यह इंग्लैंड के लंदन शहर में यह टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कौन सा शहर माराकाना स्टेडियम का घर है? तो वह रियो डी जेनेरियो शहर जो है माराकाना स्टेडियम का घर है। कहने का मतलब यह है कि माराकाना स्टेडियम जो है रियो डी जेनेरियो में है, और यह ब्राज़ील का एक शहर है। किस देश ने 2022 में फीफा विश्व कप जीता? तो वह देश है अर्जेंटीना। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश अर्जेंटीना है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित हैं? यह कोलकाता में है। राइडर कप किस खेल से जुड़ा है? यह गोल्फ से जुड़ा है। मतलब गोल्फ खेल में राइडर कप दिया जाता है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो वह देश भारत है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत ने की थी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल सुमो कुश्ती है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित हैं? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग बनी होती हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 रिंग बनी हुई होती हैं, और पांचों ही अलग अलग कलर के होते हैं, जिनके कलर हैं नीला, पीला, काला, हरा और लाल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। यदि हमें कोई टेक्स्ट जैसे ABCD 1 2 3 इस टाइप की कोई टेक्स्ट इनपुट करना हो तो हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं कंप्यूटर में। स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? या मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। विंडोज में टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यह Ctrl+C हैं। Ctrl+C के थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और Ctrl+V से उसे पेस्ट कर सकते हैं दूसरी प्लेस पर। ग्राफिक्स डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ये स्कैनर का उपयोग किया जाता है। आप भी कई बार ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फ़ोटो, अपने सिग्नेचर को स्कैन करवाए होंगे,
तो स्कैनर का मतलब काम है ग्राफिक्स इनपुट कंप्यूटर में डालना। विंडोज़ में टेक्स्ट पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यह Ctrl+V हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C और उसे दूसरी जगह पर पहुँचाने के लिए, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी डिवाइस डिजिटल सिग्नल को ध्वनि में परिवर्तित करती है? तो वह डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर जो है एक डिजिटल सिग्नल को ध्वनि में परिवर्तित कर देती हैं। अधिकांश अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यह Ctrl+Z है। आप कई बार कंप्यूटर में अपना काम करते करते आपको लगता हो कुछ गलत एरर लिख दिया गया, कुछ एक्स्ट्रा लाइन लिख दिया गया, एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया गया है, तो Ctrl+Z से आप उससे पहले वाले लाइन पर पहुंच सकते हैं, या कह सकते हैं पहले वाले वर्ड पर पहुंच सकते हैं। पॉइंटिंग और क्लिकिंग के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो यह माउस का उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट को विंडोज में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो है Ctrl+S। Ctrl+S से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो उसे प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। जो भी कंप्यूटर में आप डेटा फीड किए हैं, टाइप किए हैं, उसे आप प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, हार्ड कॉपी ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विविध मिसलेनियस है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? तो है नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 है, जो यूएसए का है, अमेरिका का है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी थी। आधुनिक ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? यह शहर है एथेंस है। आधुनिक ओलंपिक की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला शहर एथेंस शहर है। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय थे भानु अथैया। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो यूएसए में है। और यहाँ पर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि मैं अपने पहले ही एक क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, मैं बता चुका हूँ। यदि आपको याद है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और आपको बताना भी चाहिए, क्योंकि मैं वह पहले ही इस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी थे। एडमंड हिलेरी ही पहले व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।